के आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव की इस कड़ी में आज हम बातचीत करते हैं कल की बातचीत जहां हमने अधूरी छोड़ी थी। चाइना के विषय में भारत के सामने खतरे क्या क्या हैं, चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान के माध्यम से, पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और स्वदेशी के रास्ते पर, स्वावलंबन के रास्ते पर, भारत के स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर हम कैसे अपने देश को मजबूत बना सकते हैं और पड़ोसी देशों के षड्यंत्रों का हम मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। कल के एपिसोड में जो भारत, चाइना, हांगकांग, ताइवान के विषय में हमने बातचीत की थी, उस एपिसोड की अगली कड़ी में हम यदि बातचीत करें तो अगली कड़ी में कल की बात को एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहराता हूं कि चाइना लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को घेरने की योजना पर काम करता है। उस घेरने की योजना पर काम करते करते चाइना भारत के चारों ओर एक प्रकार से शिकंजा कस रहा है। भारत के चारों ओर पड़ोसी देश अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, अक्साई चीन हो, नेपाल हो, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, भूटान हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो, नीचे और हम आ जाएं तो मालदीव जैसे छोटे छोटे देश हों, या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, पीओके हो, बाल्टिस्तान हो, गिलगित हो, मुजफ्फराबाद हो, इन सब के अंदर हम देखें तो भारत के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों में एक बड़ा हिस्सा वो है जो चाइना ने षड्यंत्र पूर्वक खड़ा किया है। इन सारी बातों के बीच में हम जाते हैं तो बीच में जाते हुए कल हमने चर्चा की थी कि पाकिस्तान चाइना के इशारे पर भारत को अलग अलग इंटरनेशनल मंचों के ऊपर कश्मीर के मुद्दे के नाम पर, लगातार ह्यूमन राइट्स के नाम पर घेरने की कोशिश करता है। लगातार पाकिस्तान, अब से पहले की हमारी भारत के लोग, भारत की सरकारें, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की विदेश नीति जहां डिफेंसिव मोड में रहती थी कि पाकिस्तान हमसे बात करता था किसके ऊपर, कश्मीर के मुद्दे पर, हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ती थी। अब भारत के नेतृत्व ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से अब हम बातचीत करेंगे पीओके के मुद्दे पर। अब कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर के अंदर तो हमने स्टैंड ले लिया, कश्मीर के अंदर तो हमने चेंजेस कर दिया। पाकिस्तान से हम बातचीत करेंगे तो केवल पीओके के मुद्दे पर बात होगी, आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी, कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के अलगाववादियों के मुद्दे पर कोई पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करने वाले नहीं हैं। तो ऐसी सुस्पष्ट नीति अपनाते हुए भारत की विदेश नीति में अभी हम कुछ और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। चाइना के पास में हमने कल के एपिसोड में बातचीत की थी, दो छोटे छोटे देश हैं, एक हांगकांग, एक ताइवान, एक और छोटा सा हिस्सा है मकाऊ के नाम से। जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो एशियन देशों में जब आपको घूमने के लिए कहीं जाना हो तो आप सिंगापुर जाते हैं या हांगकांग जाते हैं। हांगकांग से क्रूज में बैठकर आप मकाऊ जा सकते हैं। हांगकांग और मकाऊ ये दो ऐसे देश हैं, चाइना जिनको अपना हिस्सा बताता है, जो चाइना के अंदर होते हुए भी जो चाइना जैसे नहीं है। हांगकांग और मकाऊ आप घूमेंगे, आप जाएंगे तो हांगकांग में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं, आप एशिया के अंदर, चाइना के अंदर नहीं है। ताइवान ऐसे ही चाइना के पास एक छोटा सा देश है जो चाइना जिसके ऊपर जबरदस्ती अपना हक जमाता है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है। ताइवान के अंदर ताइवान के जितने लोग हैं वो चाइना के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना के अंदर जो डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना के अंदर जो वन पार्टी सिस्टम है, चाइना के अंदर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है, जो चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, जो चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से अपने अड़ोस पड़ोस के लगभग 20 देशों के साथ जिसके संबंध खराब है, उसके बारे में ताइवान की कोई अच्छी राय नहीं है। तो ये ताइवान क्या है, हांगकांग क्या है, आज के एपिसोड में हम इसकी बातचीत करने वाले हैं। कल हमने बातचीत की थी चाइना जहां पहले राजा का शासन होता था, 1912-13 के आसपास राजा के शासन को उखाड़ा गया और वहां पर चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट लोगों ने और चाइना के अंदर राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर राजा के शासन को उखाड़ा। दोनों ने मिलजुल कर सरकार चलाई। जब सरकार नहीं चल पाई, डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते थे वहां के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हीं राष्ट्रवादियों में
जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो लीडर थे उनका नाम था जनरल चांग काई शेक। जनरल चांग काई शेक चाइना को एक डेमोक्रेसी वाला, प्रजातंत्र वाला एक आदर्श देश बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी नहीं चाहती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा चीन बनाना चाहती थी जिसमें वो जो चाहें वो हो। डेमोक्रेसी के नाम पर वो केवल खिलवाड़ करना चाहते थे। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, राष्ट्रवादी लोगों के अंदर और कम्युनिस्ट लोगों के अंदर। राष्ट्रवादी लोगों के साथ चीन की पूरी जनता खड़ी है। चीन के राष्ट्रवादी लोग उन कम्युनिस्ट लोगों को, जो आज की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उस सीपीएम को, उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, जो जिनका आज चाइना के अंदर शासन है, उनको खदेड़ दिया। शहरों से खदेड़ दिया तो वो गांवों में चले गए, फिर गांवों से भी खदेड़ा तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करते हुए, देखिए आप चाइना को देखेंगे तो चाइना के अंदर तिब्बत का हिस्सा है, ऐसे ही चाइना का पीछे का हिस्सा है। उस पीछे के हिस्से में आप देखेंगे, पूर्वी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, तो वहां पर पहाड़ियां बहुत हैं, नदी नाले बहुत हैं। तो ये सारे कम्युनिस्ट लोग अपनी जान बचाकर लाखों की संख्या में एक लॉन्ग मार्च करके वो वहां पर पहुंचे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आता है, जापान चाइना के ऊपर आक्रमण कर देता है। चाइना के अंदर शासन किसका होता है? जनरल चांग काई शेक का होता है। जनरल चांग काई शेक उस समय जब देखता है कि विदेशी आक्रमण हो गया है, तो वो उन लोगों को भी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी कहता है कि अभी हमारी वैचारिक विचारधारा के अंदर अंतर है, लेकिन अभी देश को बचाना है तो साथ मिलकर हम विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लड़ते हैं। कम्युनिस्ट लोग और राष्ट्रवादी लोग, जनरल चांग काई शेक और कम्युनिस्ट लोग साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। साथ मिलकर जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान उनके ऊपर हमला कर देता है। जापान एक तरीके से चाइना के छक्के छुड़ा देता है, लेकिन होता क्या है कि जापान के अंदर, हिरोशिमा के अंदर और नागासाकी के अंदर बम फेंका जाता है। अमेरिका बम डालता है, तो बम डालने के बाद जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। रूस चाइना का साथ देता है, जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो जापान का जो हिस्सा जीता हुआ था, जिसके ऊपर जो बाद में रूस के कब्जे में आया, रूस एक बड़ी भूमिका चाइना के अंदर निभाता है। होना तो यह चाहिए था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जनरल चांग काई शेक और जो वहां के राष्ट्रवादी लोग हैं, जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते थे, उनको वहां का शासन मिलना चाहिए। अब रूस क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, वो ये चाहता है कि यहां पर चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट सरकार आए, इसलिए वो कम्युनिस्ट लोगों का साथ देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस के सहयोग से कम्युनिस्ट लोग वहां पर अपनी सरकार बना लेते हैं और 1949 के आसपास जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जनरल चांग काई शेक के नेतृत्व में, वो सागर को पार करते हैं। आप मैप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, चाइना की बाउंड्री को पार करते हैं, बीच में समुद्र है। समुद्र के पास ताइवान नाम का, उस समय जिसको ताइपेई कहा जाता है, ये ताइपेई जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातचीत करेंगे तो ताइपेई के विषय में भी बात करेंगे। उस ताइपेई को ताइवान कहा जाता है। तो उस द्वीप के ऊपर जाकर वो वहां पर रहने लग जाते हैं, जो चीन के राष्ट्रवादी लोग हैं जनरल चांग काई शेक के नेतृत्व में। और उस द्वीप के ऊपर ताइवान के नाम से वो वहां पर उसको नाम देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब चाइना का जो बड़ा हिस्सा है, आप मैप में देखेंगे कि जो आज का चाइना है वो बहुत बड़ा है, इस हथेली के बराबर है, और जो ताइवान है वो छोटा सा एक आइलैंड है। इस छोटे से आइलैंड पर चाइना पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से वो चाइना की सरकार, जो मूल रूप से चाइना के लोगों द्वारा चुनी हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिसको खदेड़ दिया गया कम्युनिस्ट लोगों द्वारा, वो वहां पर रहने लग जाती है। और जब वो वहां पर रहते हैं, वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, कि मतलब चाइना की ओरिजिनल सरकार वो है। उस समय कम्युनिस्ट लोगों के पास क्योंकि नेवी नहीं थी, कम्युनिस्ट लोग जनरल चांग काई शेक और ताइवान के लोगों को उसी समय हराना और खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अच्छी नेवी नहीं होने के कारण वो समुद्र को क्रॉस करके उनको हराने की स्थिति में नहीं थे। और 1970 तक आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज का ताइवान है, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, कम्युनिस्ट लोग जो चाइना के अंदर शासन करते हैं, वो चाइना का नाम देते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PROC और ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस ताइवान, यूएन के अंदर मेंबर कौन होता है? ताइवान होता है, जो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए होता है। जितने इंटरनेशनल मंच है उसके ऊपर ताइवान को चाइना के रूप में पहचाना जाता है। 1970 के दशक में जैसे भारत के अंदर चाइना ने दादागिरी की, जैसे चाइना ने सरेआम तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तिब्बत को खा गए, वैसे ही चाइना षड्यंत्र करते हुए
इंटरनेशनल मंचों के ऊपर, फोरम के ऊपर ताइवान को तो ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, ताइवान कुछ भी नहीं है, ताइवान अलग देश नहीं है, बस हमने चाइना के अंदर वन नेशन टू पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। तो ताइवान के अंदर पॉलिसी दूसरी चलती है, लेकिन ये चीन का एक स्टेट है, ये अलग से कोई सरकार नहीं है, अलग से कोई देश नहीं है। तो ये सारी चीजों के बीच में ताइवान को समर्थन देने वाले कुछ देश हैं। चाइना दादागिरी दिखाता है और दादागिरी दिखाकर धन के बल पर, पावर के बल पर ताइवान को दबाने की कोशिश करता है। अभी आपने नजदीक हाल ही में सुना होगा कि जब ये कोरोना फैला तो कोरोना फैलने की सूचना चाइना ने 31 दिसंबर को WHO को दी। WHO को 31 दिसंबर को जो सूचना दी, उसी दिन ताइवान ने भी WHO को सूचना दी, और ताइवान ने जो सूचना दी उसमें ताइवान ने ये साफ साफ कह दिया कि ये कोरोना जो फैल रहा है, ये जो वायरस फैल रहा है, ये बहुत खतरनाक है और मरीजों को आइसोलेशन में रखने की जरूरत है। चाइना ने इस वायरस के बारे में जो WHO को सूचना दी वो आधी अधूरी सूचना दी, फैलने के 1 महीने बाद सूचना दी, और WHO ने चाइना के इशारे पर, आज WHO का जो मिस्टर टुड्रोस WHO का डायरेक्टर जनरल है, वो चाइना के इशारे पर चुना हुआ व्यक्ति है, जिसको चाइना ने वोट दिलवाकर इथोपिया के पुराने हेल्थ मिनिस्टर को WHO का डायरेक्टर बनवाया। उसने जनवरी में कुछ नहीं किया, फरवरी में कुछ नहीं किया, मार्च में जाकर इसको महामारी घोषित किया और एक तरीके से पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलने दिया गया। अगर WHO के अंदर डायरेक्टर जनरल कोई अच्छे व्यक्ति होते, चाइना के इशारे पर नाचने वाले व्यक्ति नहीं होते, तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के रूप में ऐसे फैला हुआ नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं। अब ताइवान बीच में खड़ा होता है, ताइवान के अंदर भी वायरस फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ताइवान अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, वहां की राष्ट्रपति बहुत अच्छी है, वहां का हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने यहाँ पूरा कंट्रोल कर लिया। केवल कुछ 100 मामले उनके यहाँ आए और उनके यहाँ जो मृत्यु हुई वो तो 100 से भी कम हुई। अब वो ताइवान बार बार बीच में खड़े होकर ये कहते हैं कि देखो WHO ने को हमने 31 दिसंबर को बताया, उनको पत्र लिखा कि ये वायरस फैल रहा है, लेकिन WHO ने हमारे लेटर को रद्दी की टोकरी में फाड़कर डाल दिया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। अभी WHO की जनरल असेंबली हुई पिछले हफ्ते, उस जनरल असेंबली में अमेरिका समेत कई देश ये चाहते थे कि ताइवान अलग देश के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस असेंबली में भाग ले और बताए कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है। तो चाइना ने अमेरिका को धमकाया, दूसरे देशों को धमकाया और यह कहा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, ताइवान के मामले पर कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो हम उसको वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानेंगे। इसका मतलब वो व्यक्ति चाइना के अगेंस्ट में बोल रहा है, चाइना से दुश्मनी ले रहा है। इसके बीच में, जैसे हमने कल बातचीत की थी, चाइना का ये जो कोरोना वायरस का षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र में चाइना परमाणु बम का अपना टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और अभी चाइना ने इससे भी आगे बढ़कर ताइवान के पास वाले समुद्र में 2000 नॉटिकल मील्स का एरिया पूरा समुद्र में कार्डन ऑफ कर दिया कि यहां पर कोई नहीं आ सकता, और वहां पर 20 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और उसको वो कहता है कि ये दबी जुबान में कहा जाता है कि ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रिहर्सल है कि कैसे ताइवान के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया जाए। अब ताइवान क्या है? ताइवान की जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहां के लोग चाइना से गहरी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि वो अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानते। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है। ताइवान के अंदर जो अभी ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं, ताइवान की राष्ट्रपति हैं साई इन वेंग। ये जो साई इन वेंग है, ये 2016 में पहली बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी। जब ये पहली बार राष्ट्रपति बनी तो इन्होंने भारत की सरकार को भी आमंत्रित किया, भारत की सरकार को संदेश दिया कि हम अपनी यहां पर ताइवान के अंदर ओथ सेरेमनी कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पद के ऊपर वो शपथ ग्रहण कर रही थी, तो उन्होंने भारत को कहा कि आप लोग आइए और ताइवान को अपना समर्थन दीजिए, ताइवान के इस राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लीजिए। भारत उस समय चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगा हुआ था। भारत की कोशिश ये थी कि चीन के साथ संबंधों को सुधार लिया जाए, युद्ध के मार्ग पर, झगड़े के मार्ग पर, असमंजस के मार्ग पर ना चलकर सृजनात्मक तौर पर देश को आगे बढ़ाया जाए। शी जिनपिंग को यहां पर बुलाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए। इन सारी कोशिशों के बीच में संबंध सुधारने की कोशिश में जब बहुत ज्यादा संबंध नहीं सुधरे, तो 2016 में भी भारत की ओर से कोई ताइवान में भाग लेने के लिए नहीं गया। ताइवान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन 4 साल में होते हैं।
तो इन 4 साल के इलेक्शन में अभी 2020 की जनवरी में दोबारा से इलेक्शन हुए, दोबारा से इस इलेक्शन में साई इंग वेन फिर से जीती और इतने प्रचंड बहुमत से जीती कि चाइना को अपने दांतों तले उंगलियां दबाना पड़ा। और ये जो साई इन वेंग है, ये इतनी मजबूत महिला है, ये कहती है ताइवान के विषय में कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम चाइना को के अंडर में नहीं है, हम अलग देश हैं, हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और हम चाइना से अलग रहेंगे। तो एक तरीके से चाइना के पड़ोस में चाइना का एक दुश्मन देश है, चाइना से जो गहरी नफरत करता है। और हम यदि देश सेवा की दृष्टि से देखें तो जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त हम कह सकते हैं। तो ताइवान आज भारत के दोस्त की भूमिका में है, ताइवान को भारत के समर्थन की आवश्यकता है। भारत ताइवान के मुद्दे पर चाइना को दबाने का काम कर सकता है। जैसे चाइना मसूद अजहर के नाम पर, लखवी के नाम पर, हाफिज सईद के नाम पर जब इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है, इनके संगठन के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैन लगाने की बात आती है, जब इनको पाकिस्तान के ऊपर यह कहा जाता है कि आप इनको सरेंडर करो, ये भारत के अपराधी हैं, भारत के अंदर इन्होंने साजिश करके बम धमाके किए हैं, प्लेन हाईजैक किया है, संसद के ऊपर हमला किया है, तो हर बार चाइना उसके ऊपर अड़ंगा लगाने का काम करता है। कश्मीर के मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे पर चाइना भारत को नीचा दिखाने का और पाकिस्तान का साथ देने का काम करता है। तो चाइना की बगल में यदि हांगकांग और ताइवान के रूप में ऐसे दो क्षेत्र हैं, ऐसे दो देश हैं जो ताइवान के रूप में, हांगकांग के रूप में चाइना को दुखी कर सकते हैं, चाइना की नाक में दम कर सकते हैं, तो हम यदि हांगकांग को और ताइवान को मुद्दा बनाएं तो हम चाइना को नीचे झुका सकते हैं। तो साई इन वेंग ने जनवरी में दोबारा से इलेक्शन हुए, दोबारा से वो जीती, बहुत प्रचंड बहुमत से जीती। चाइना ने वहां पर खूब जोर लगाया, हिडन वहां पर षड्यंत्र किए कि किसी भी प्रकार से साई इन वेंग की पार्टी को हराया जाए और ताइवान के अंदर ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए जो डम्मी हो, जो केवल चाइना की बात सुने, केवल चाइना की बात माने। ये षड्यंत्र चाइना द्वारा किया गया, लेकिन चाइना की सारी कोशिशों के बाद भी, सारे षड्यंत्र के बाद भी साई इन वेंग ये चाइना की प्रेसिडेंट चुनी गई और 2016 से ज्यादा वोट इनको मिली। अब जनवरी में इनका इलेक्शन हुआ था, जनवरी में प्रेसिडेंट चुनी हुई, तो जनवरी के बाद लगातार नोवल कोविड कोरोना, ये चाइनीज वायरस फैल गया। चाइनीज वायरस के फैलने के बाद अभी मई तक उनको शपथ ग्रहण करने का, समारोह करने का समय नहीं मिला। तो अभी पिछले हफ्ते इन्होंने वर्चुअल ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह किया था। उस ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह में उसने अलग अलग देशों को इनविटेशन भेजे। अब देखिए ताइवान क्या चाहता है, ताइवान हर देश के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहता है। चाइना ने दादागिरी करते हुए ताइवान को रोक रखा है कि ताइवान किसी दूसरे देश में अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकता। दूसरे देश चाइना के अंदर तो अपनी एम्बेसी खोल सकते हैं, अपने एम्बेसडर भेज सकते हैं, राजदूत भेज सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, लेकिन ताइवान के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता। कोई देश यदि ताइवान को एक देश के रूप में संबंध रखने की बात करता है, राजदूत वहां पर भेजता है, वहां के राजदूत को अपने यहां बुलाता है, एक कंट्री के रूप में मान्यता देता है, तो ताइवान के मान्यता के विरोध में चीन उस देश को आंखें दिखाता है, उस देश को नीचा दिखाता है, उस देश के साथ दुश्मनी निकालने का काम करता है। अभी पिछले दिनों ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा हो गया। अरे अमेरिका के ट्रंप ने खुलेआम ये कहा कि हम ताइवान की स्वतंत्रता का, उनकी स्वायत्तता का, उसकी ऑटोनॉमी का हम सम्मान करते हैं और ताइवान के अंदर वो होना चाहिए जो ताइवान के लोग चाहते हैं। चाइना वहां पर जबरदस्ती अपनी डिक्टेटरशिप कर रहा है। इसके उत्तर में चाइना ने फिर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान चाइना का आंतरिक मामला है। यदि अमेरिका उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, यदि अमेरिका ताइवान के मुद्दे को मुद्दा बनाएगा तो चाइना इसका विरोध करेगा। फिर भी अमेरिका यदि इसको मुद्दा बनाकर जबरदस्ती तनाव के हालात पैदा करेगा, युद्ध के हालात पैदा करेगा, तो चाइना तैयार है, बीजिंग तैयार है, शंघाई तैयार है कि युद्ध होगा तो हम युद्ध करेंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति के अंदर भी यूएसए ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ये बहुत मंजी हुई और कुशल राजनेता है। ये सारे देशों के अंदर जो कोविड कोरोना से पीड़ित है वहां पर अपने मास्क भेज रहे हैं। चाइना तो बेच रहा है 2-3-4 गुने दामों पर। ये ताइवान दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप कायम करने के लिए फ्री में मास्क भेज रहा है। भारत के अंदर भी उसने मास्क भेजे हैं।
ऐड भेजी है, मेडिकल ऐड भेजी है। और ताइवान चाइना से कितनी नफरत करता है आप अंदाजा लगा लीजिए। मेरे कुछ दोस्त जो ताइवान की कंपनी में काम करते हैं वो ये बताते हैं कि हमारी टूल एंड डाई की कंपनी में हम कोई मशीनरी हम खरीदते हैं, कोई टूल हम खरीदते हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन होते हैं और हमारे सामने जब कोटेशन आती है किसी चाइनीज कंपनी की, तो ताइवान की ओर से हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें चाइनीज कंपनी के आइटम्स को कम से कम खरीदना है। इतना स्वदेशी है ताइवान कि हम ताइवान का खरीदेंगे, ताइवान के दूसरे किसी देश का खरीदना पड़ा तो हम जापान का खरीद लेंगे, साउथ कोरिया का खरीद लेंगे मशीनरी या इक्विपमेंट, लेकिन अपने दुश्मन चाइना का नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी देशभक्ति की भावना ताइवान के लोगों में है। और छोटा सा ताइवान, जिसकी आबादी की बात करूं तो मैं लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी है, तो उस 2-2.5 करोड़ की आबादी के लोग चाइना जैसे 140 करोड़ की आबादी के साथ टक्कर ले पा रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ताइवान और चाइना के बीच में संघर्ष चल रहा है। चाइना उसको अपना हिस्सा बताता है, ताइवान कहता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है। अमेरिका पीछे से ताइवान की सपोर्ट कर रहा है। ताइवान के समर्थन में अमेरिका की सीनेट के अंदर बिल पास किए जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ताइवान का और समर्थन किया है। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के 3 पत्रकार जो चाइना के अंदर, वुहान के अंदर, बीजिंग, शंघाई के अंदर रिपोर्टिंग करना का काम कर रहे थे, उसके ऊपर चाइना ने जबरदस्ती आरोप लगाया कि ये जासूसी करने का काम कर रहे हैं और सारे फॉरेन मीडिया को, अमेरिकी पत्रकार को चाइना से बाहर निकाल दिया। अब चाइना से जब उनको बाहर निकाल दिया तो ताइवान ने उन पत्रकारों को अपने पास बुला लिया। ताइवान ने उन पत्रकारों को अपने पास बुलाया तो ताइवान से चाइना नाराज हो गया, लेकिन ताइवान ने कहा कि ठीक है, हम फ्री प्रेस का सम्मान करते हैं और ये कोई चाइना नहीं है कि जहां पर किसी को बोलने की, पत्रकारिता करने की आज़ादी नहीं है। ताइवान के अंदर आज़ादी है। तो ट्रंप ने भी इस बात के ऊपर ताइवान की पीठ थपथपाई। और ये सारा होने के बाद अब ताइवान खड़ा हुआ है। हुआ क्यों? अभी जब पिछले हफ्ते जब साई इंग वेन ने अपनी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वर्चुअल किया, ऑनलाइन किया, तो उसमें भारत सरकार ने अपने 2 एमपीज को भेजा है। एक एमपी मीनाक्षी लेखी जी और दूसरे एमपी राहुल कासवा जी। इन 2 एमपीज को वहां पर उन्होंने भेजा है। ऑनलाइन भेजा नहीं है, मतलब ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के साथ उन्होंने उस साई इंग वेन के राष्ट्रपति पद के 2nd टाइम की टर्म में उन्होंने हिस्सा लिया। 40 देशों के लगभग 42 रिप्रेजेंटेटिव ने उसमें हिस्सा लिया। भारत का हिस्सा लेना महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि भारत के 2 सांसद उसमें हिस्सा लेते हैं तो ताइवान को एक तरीके से मजबूती मिलती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की इमेज बहुत अच्छी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। भारत के अंदर मानवाधिकारों के नाम पर, प्रेस की आज़ादी के नाम पर, जुडिशरी सिस्टम के नाम पर बहुत आदर्श छवि उसकी है। तो भारत जैसा देश यदि 2 अपने संसद के, चुनी हुई संसद के 2 सांसदों को उस वर्चुअल मीटिंग के अंदर भी, ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, ओथ सेरेमनी के अंदर भाग लेने के लिए कहता है, तो यह बहुत बड़ी विजय की बात है। तो साई इंग वेन के इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने डिप्लोमेसी खेलते हुए 2016 में तो किसी को नहीं भेजा था, इसमें मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवा जो 2 सांसद हैं उनको भेजा। उन सांसदों ने जो अपना बधाई संदेश दिया, वो बधाई संदेश भी बहुत गौर करने लायक है। और उस संदेश से चीन को भी ये पता लगता है कि भारत को इतना कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। भारत के यदि लाखों करोड़ों लोग जाग जाएं, वो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दें, वो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर दें, तो चाइना को भी घुटनों के बल पर लाया जा सकता है। तो इस बधाई संदेश के अंदर हमारी मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवा जी ने कहा कि भारत और ताइवान दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों के अंदर स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान के साझे मूल्य हैं। देखिए शब्दों का चयन देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान है। पिछले कुछ सालों से भारत और ताइवान के द्विपक्षीय रिश्तों के अंदर, व्यापार के अंदर, एफडीआई निवेश के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और लोगों के आपसी आदान प्रदान के क्षेत्रों में काफी विस्तार मिला है। और मीनाक्षी लेखी जी ने आगे कहा कि उन्होंने कहा कि साई इंग वेन को बधाई दी कि आपको जैसे 2 बार कामयाबी मिली है, ऐसे ही आपको और कामयाबी मिले, आप दोबारा से राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनकर ताइवान को प्रगति के पथ पर लेकर जाएं, ताइवान को डेवलप्ड कंट्री बनाएं, ताइवान को और आगे लेकर जाएं। और आगे उन्होंने संदेश दिया कि भारत और ताइवान के जितने जो आज बिजनेस रिलेशन हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो बिजनेस की रिलेशनशिप है वो और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा आगे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। देखिए मोदी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद कोई बयान जारी नहीं किया। उन्होंने
अपने विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री से बयान जारी नहीं करवाया, विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी से बयान जारी नहीं करवाया, अपने 2 सांसदों को भेजकर एक तरीके से एक डिप्लोमेसी की है कि यदि चाइना इसी प्रकार से भारत को डिस्टर्ब करेगा तो भारत भी चाइना को डिस्टर्ब करने वाले ताइवान और हांगकांग जैसे देशों को मान्यता देंगे, और उनको यदि मान्यता देंगे तो वो देश यदि स्वावलंबी बनेंगे, खड़े होंगे, तो वो चाइना की नाक में दम करेंगे, चाइना को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो ये एक संदेश भारत की सरकार ने दिया है। ये छोटी सी न्यूज थी जो आपने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी होंगी। राष्ट्र गौरव के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए, अपने स्वाभिमान के जागरण के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, किस प्रकार से हम अपने देश की सीमाओं के बारे में, देश के भूगोल के बारे में, देश और देश के अड़ोस पड़ोस के देशों की राजनीति के बारे में जानकारी करके हम अपनी चीजों को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से स्वदेशी के रास्ते पर चलकर, स्वावलंबन के रास्ते पर चलकर अपने देश को महान बना सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी जानकारी की चीन और ताइवान के विषय में, चीन और हांगकांग के विषय में। अगले एपिसोड में इसी प्रकार से हम बातचीत करते रहेंगे, चाइना किस प्रकार से षड्यंत्र करते हुए पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने की नीति के ऊपर काम कर रहा है। और आप और हम यदि कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाइना को पोषित करने का काम करते हैं, मजबूत करने का काम करते हैं। अगली कड़ी में हम बातचीत करेंगे चाइना और हांगकांग के विषय में। हांगकांग चाइना के पास एक छोटा सा देश है। अफीम के युद्ध के विषय में एक बार हमने बातचीत की थी। अफीम का युद्ध हुआ, वो हांगकांग जो चाइना का एक पार्ट है वो ब्रिटेन के पास चला गया, और ब्रिटेन के पास से वापस आने के बाद आज हांगकांग के अंदर चाइना किस प्रकार से तानाशाही करते हुए, हिटलर ने जो नहीं किया उससे भी ज्यादा बर्बरता करते हुए उस हांगकांग को दबाने का काम कर रहा है। आपको और हमें हांगकांग के बारे में, ताइवान के बारे में, चाइना के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र की सरहदों की रक्षा कर सकें। इसी प्रकार देखते रहिए राष्ट्र गौरव का कार्यक्रम। हम सब, आप और हम, लगातार बुधवार से लेकर इतवार तक राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।